हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉची इंटीग्रल थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन। इसका स्टेटमेंट है कि जब कोई फंक्शन एनालिटिक है विद इन एनुलर रीजन। एनुलर रीजन का मतलब होता है रिंग शेप्ड, मतलब दो कर्व के बीच का रीजन, ये वाला रीजन इसे बोलते हैं हम एनुलर रीजन। बिटवीन टू सिंपल क्लोज कर्व C1 एंड C2, मान लो बाहर वाला कर्व C1 है और अंदर वाला कर्व C2 है, देन द इंटीग्रल अलोंग C1 इज इक्वल टू इंटीग्रल अलोंग C2. But in this case, the integration along each curve should be taken in anti-clockwise direction. तो हमें याद रखना है कि जो हमारा डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए दोनों कर्व के लिए, तब ये दोनों कर्व के अलॉन्ग इंटीग्रेशन आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। इसका प्रूफ देखते हैं। कॉची इंटीग्रल थ्योरम से हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन अलॉन्ग कर्व C f z dz इक्वल टू 0, जहां पे C एक ऐसा कर्व था जिसके अंदर सभी पॉइंट्स पे फंक्शन क्या था, एनालिटिक। पर अभी हमारे पास जो कर्व है वो एक नहीं है, वो दो है, यानी मल्टी कनेक्टेड रीजन है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे सिंपल कनेक्टेड में। कन्वर्ट करने के लिए मान लीजिए हमारे पास एक कर्व था C1, एक कर्व था C2, तो हमने क्या किया, एक क्रॉस कट लगा दिया। इस क्रॉस कट लगाने से ये जो मल्टी कनेक्टेड रीजन था ये कन्वर्ट हो गया सिंपल कनेक्टेड में। अब हम किसी भी पॉइंट से चल के वापस अपने पॉइंट पर आ जाएंगे और एक सिंपल कनेक्टेड रीजन है। तो जो C है वो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन को डिनोट कर रहा है। वो कैसे बना हुआ है, AB से, C2 से, BA से और C1 से। तो C के चार हिस्से हैं, AB, C2, BA और C1, जिसमें AB और C2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, जबकि BA और C1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमने C के चारों पार्ट पहले लिख लिए। अब क्योंकि ये इंटीग्रेशन टोटल किसके बराबर है, 0 के बराबर है, और यहाँ पे AB और BA एक दूसरे से क्या है, अपोजिट और इक्वल है। तो जब हम AB को BA लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, जिससे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा कौन, C2 और C1, यानी इंटीग्रेशन अलोंग C2 इंटीग्रेशन अलोंग C1, बीच में प्लस इक्वल टू 0। बट डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर हमने रिवर्स किया डायरेक्शन किसका, C2 का, इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ C2 तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पर डायरेक्शन बदलने से क्या होगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, और इस नेगेटिव साइन को उठा के हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यही हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट था कि इंटीग्रेशन अलोंग C1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अलोंग C2। साथ ही हम ये भी शो कर सकते हैं कि अगर कोई क्लोज कर्व है C और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स हैं, तो अलोंग कर्व C जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो दैट इज इक्वल टू सम ऑफ जितने भी छोटे छोटे कर्व अंदर हैं उन सबके अलोंग इंटीग्रेशन। लेकिन इनका भी डायरेक्शन हमें क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा और एंटी क्लॉकवाइज में कन्वर्ट करना होगा। ये होगा कैसे, मान लो कि एक कोई कर्व है जो कि नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स को कंटेन किए हुए है, तो हम इस मल्टी कनेक्टेड को पहले कन्वर्ट करेंगे सिंपल कनेक्टेड में बाय इंट्रोड्यूसिंग अ क्रॉस कट्स। ये कट लगा देंगे, होगा क्या, ये AB BA सब आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और ये सारे के डायरेक्शन हम रिवर्स करेंगे। जब रिवर्स करेंगे तो सबके सब नेगेटिव होंगे, जब दूसरी साइड लाएंगे तो सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। जैसे अभी हमने पहले प्रूव किया था केवल दो कर्व के लिए, ये हम प्रूव कर सकते हैं मल्टी कर्व के लिए। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रूविंग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला की। स्टेटमेंट है, इफ fz इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन क्लोज कर्व C एंड इफ a इज एनी पॉइंट विद इन C, then fa equals to 1/2 pi I fz upon z minus a dz। मतलब जो ये इंटीग्रेंड है ये z इक्वल टू a पे एनालिटिक नहीं है। उस केस में हमारे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू किसके इक्वल होगी, fa के इक्वल होगी। कैसे निकालेंगे, हम इस पोल को, पोल बेसिकली जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, अलग कर देंगे। ऊपर जो बचा फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, fz, और z की जगह क्या रख देना है हमको, a। चलिए पहले इसकी प्रूविंग देख लेते हैं। तो मान लो कि हमने फंक्शन कंसीडर किया fz upon z minus a which is analytic at all the points inside the curve C except at the point A। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट A को अलग करने के लिए एक छोटा सर्किल बनाएंगे और A को ही सेंटर मान लेंगे और स्मॉल रेडियस लेके एक छोटा सर्किल बना देंगे। अब होगा क्या, ये सिंपल कनेक्टेड रीजन मल्टी कनेक्टेड में चला जाएगा। तो हम क्रॉस कट लगा के इसको वापस से किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल कनेक्टेड में कन्वर्ट करेंगे। अब हमने कॉची की थ्योरम पढ़ी थी कि कॉची इंटीग्रल थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन कहती है कि बाहर वाले कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन जो होता है वो अंदर वाले कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन के बराबर होता है। तो हम इन दोनों को क्या रख देंगे, बराबर रख देंगे। अब C1 जो हमारा कर्व है, जो सर्किल हमने ड्रॉ किया है, इसकी इक्वेशन क्या है, इसका सेंटर A है और रेडियस स्मॉल r है।
तो इसकी इक्वेशन बनी मॉड जेड माइनस ए इक्वल्स टू आर। अगर हम मॉड हटाएंगे तो ये आ जाएगा जेड माइनस ए इक्वल्स टू आर ई की पावर आई थीटा, जैसा स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं। और डिफरेंशिएट करने पर डीजेड क्या हो जाएगा, आर आई ई की पावर आई थीटा डी थीटा। अभी सारी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे और हम देखेंगे कि हमारी ये प्रूविंग आ जाएगी। जैसे हमने वैल्यू रखी फंक्शन के अंदर, तो जेड की जगह आ गया ए प्लस आर ई की पावर आई थीटा, इसी तरह डीजेड की वैल्यू आ गई आर आई ई की पावर आई थीटा डी थीटा, और जेड माइनस ए के प्लेस पे आ गया आर ई की पावर आई थीटा। आर ई की पावर आई थीटा से आर ई की पावर आई थीटा कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, एफ ए प्लस आर ई की पावर आई थीटा। अब हमें क्या करना है, टेकिंग लिमिट आर टेंड्स टू जीरो। क्यों? क्योंकि हमें केवल इस पॉइंट को अलग करना है जिसपे कि ये इंटीग्रेंड एनालिटिक नहीं है। हमने इसको एक सर्किल से कवर किया था, तो इसके आसपास बहुत सारे पॉइंट कवर हो गए होंगे, तो इसकी रेडियस को हम श्रिंक करते जाएंगे और पॉइंट तक ले आएंगे, मतलब आर टेंड्स टू जीरो पे करना है। तो हमारे पास लिमिट होगी सर्किल की 0 से 2 पाई। आर टेंड्स टू जीरो लेने पे क्या बचा, एफ ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो आई एफ ए बाहर आ गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, थीटा, तो 2 पाई आई एफ ए हमारा आंसर आ गया। अब अगर हमें एफ ए निकालना है तो 2 पाई आई कहां चला जाएगा, इस तरफ नीचे आ जाएगा। आंसर हो गया एफ ए इक्वल्स टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। यही हमारा प्रूविंग है। अब हम इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया है जो कॉची इंटीग्रल थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन एंड कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला दोनों का यूज कर रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पे फंक्शन है e की पावर जेड जेड माइनस 1 जेड माइनस 2, जिसको अलोंग सी इंटीग्रेट करना है। और सी क्या है, सी एक सर्किल है जिसकी रेडियस 3 है और सेंटर ओरिजिन है, ये हमने सर्किल बना लिया, ओरिजिन सेंटर रेडियस 3। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पोल निकालते हैं। पोल निकालने के लिए डिनोमिनेटर को किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। तो जब हमने डिनोमिनेटर को 0 रखा तो हमारे पोल आए 1 और 2। दोनों कैसे पोल है, सिंपल पोल है। अब ये दोनों के दोनों पोल सर्किल के अंदर लाई कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे 2 सर्किल बन गए एक बड़े सर्किल के अंदर। तो कॉची मल्टी कनेक्टेड थ्योरम क्या कहती थी कि सी के अलोंग इंटीग्रेशन बराबर होगा अंदर वाले कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन के सम के बराबर होगा, दोनों के एडिशन के बराबर होगा। तो प्लस में आ गए दोनों। अब कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कहता है, जो पोल है उसे हटा दो, ऊपर कौन बचा है, एफ जेड, और एफ जेड में जेड की जगह क्या रख दो, एफ ए। तो 2 पाई आई एफ ए हमारा आंसर होता था, तो हमने एफ जेड में जेड बराबर 2 रख दिया, इसमें भी, और इसमें एफ जेड में जेड बराबर क्या रखा, 1 रखा। तो इन दोनों में अलग अलग हमने कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगा दिया। अब इसमें 2 रखने पे आया ई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1, इसमें आया ई अपॉन 1 माइनस 2, तो ये आ गया माइनस ई की पावर 1, ये आ गया प्लस ई की पावर 2। सॉल्व कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने एक ही सवाल में दोनों चीज यूज कर ली, क्योंकि जब एक से ज्यादा पोल अंदर आएंगे तो छोटे छोटे सर्किल बना के आपको उनको अलग करना पड़ेगा, और फिर क्योंकि ये मल्टी कनेक्टेड होगा तो सिंगल में कन्वर्ट किया जाएगा। तो वही सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे लगा दिए गए। तो डायरेक्टली हमने यहाँ यूज किया बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम ऑफ मल्टी कनेक्टेड रीजन, इसको 2 भागों में लिखा। बाय यूजिंग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला इसका आंसर ये बनाया, इसका आंसर ये बनाया, और दोनों के सम से हमें किसका आंसर मिल गया, हमारे इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। क्लियर?